नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने झारखंड के नामकरण पर विशेष चर्चा किया था, आज हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड राज्य में कौन कौन से राजवंश राज्य किए और कौन कौन क्षेत्र में थे। जैसे झारखंड के पर हम दृष्टिपात करेंगे तो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश मुख्य रूप से 4 थे। जैसे झारखंड के मुंडा वंश, छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के रक्सेल और चेरो वंश और सिंहभूम के सिंह वंश। तो सबसे पहले हम फोकस करना चाहते हैं कि आखिर झारखंड का जो मुंडा वंश था कौन था। तो झारखंड के जो मुंडा वंश थे, मुंडा वंश का संस्थापक थे वो रीता मुंडा थे। रीता मुंडा या ऋषा मुंडा। रीता मुंडा अपने जो राज्य का जो शासन चलाने का व्यवस्था था वो सुतिया पाहन के माध्यम से चलाना चाहते थे। सुतिया पाहन को बाद में इन्होंने सुतिया खंड कहा और ये सुतिया खंड जो 7 भागों में बटा और ये अपना जो पढ़ा पंचायत के माध्यम से राजाओं को नियुक्त करते थे, मनाते थे। और सबसे पहले किसमें खास है कि ये 7 गढ़ और 21 परगना में ये मुंडा शासन बटा हुआ था। तो 7 खंड में जैसे लोहागढ़ जो आधुनिक में हम लोहरदगा बोलते हैं, पालनगढ़ जो आधुनिक में हम पलामू बोलते हैं, मानगढ़ जो मानभूम है जो आधुनिक में हम धनबाद के क्षेत्र को बोलते हैं, हजारीबाग को हजारीबाग ही बोलते हैं, सिंहगढ़ सिंहभूम को बोला जाता है और सरहुमगढ़ जो सरगुजा के क्षेत्र को आता है और केसलगढ़ केसगढ़। तो ये रीता मुंडा जो थे ये किंवदंती का आधार पर कहा जाता है कि इसके अंतिम शासक मदरा मुंडा थे। किंवदंती के आधार पर कहा जाता है कि ये तालाब किनारे जा रहे थे, वहीं पर एक तालाब के किनारे में ही एक बालक मिला जो नागफन के नीचे वो पड़ा हुआ था। नागफन के नीचे पड़ा हुआ था, जाकर ये ले लाए मदरा मुंडा अपने दंपत्ति के साथ दोनों ले लाए और घर में इसको पालन पोषण किए। इनके मदरा मुंडा का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था मणि मुकुट राय। मणि मुकुट राय के साथ ही फनी मुकुट राय का इन्होंने पालन पोषण किया। जो बच्चा को इन्होंने प्राप्त किया था उसको ये मणि मुकुट राय के साथ ही पालन पोषण करना शुरू कर दिए। इसके बाद 64 ईस्वी में ये फनी मुकुट राय को ले आए। 83 ईस्वी पूर्व में पढ़ा पंचायत का बैठक होता है। पढ़ा पंचायत बैठक में जो झारखंड का जो मुंडा वंश के जो मदरा मुंडा थे, मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायत में नियुक्त किया कि जो योग्य शासक होते हैं उसको शासक नियुक्त कर लिया जाए और उसमें सबसे योग्य आए फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय राजा बने और अपने नागवंश को ये नागवंश का स्थापना किए। फनी मुकुट राय जब अपने राजा बने तो मणि मुकुट राय को इन्होंने दीवान नियुक्त किया। तो 83 ईस्वी पूर्व में फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर नागवंश का स्थापना किया। फनी मुकुट राय को कहा जाता है कि ये पुंडरीक नाग और ये वाराणसी के जो ब्राह्मणी कन्या थी पार्वती, उनके गर्भ से उत्पन्न ये पुत्र है। ये फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा जाता है, सबसे योग्य शासक थे। इनकी शादी पंचायत में हुई और पंचायत के माध्यम से केवंझर राज्य को इन्होंने युद्ध में जीत लिया। अर्थात इनकी जो पुंडरीक नाग का छोटा नागपुर नागवंश में सबसे मशहूर राज्य था पंचायत और केवंझर। और ये क्या किए कि नागवंश के जो फनी मुकुट राय थे अपनी राजधानी को सुतिया में इन्होंने बनाया। लेकिन इसी बीच फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह कर देते हैं जो खैरागढ़ के खरवार राजा के रूप में ये जाने जाते हैं। फनी मुकुट राय के बाद राजा मुकुट राय बनते हैं, मदन राय बनते हैं। सबसे प्रतापी शासक इन्होंने प्रताप राय बनते हैं जो पलामू किला का इन्होंने निर्माण करवाया था, पलामू किला का। और इन्होंने राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया ले गया। इसके बाद प्रताप राय के बाद भीमकर्ण बनते हैं। भीमकर्ण क्या करता है कि राय की उपाधि त्याग कर कर्ण की उपाधि धारण करता है और कर्ण की उपाधि कलचुरी वंश से लिया गया है। अर्थात यहाँ भीमकर्ण यहाँ कलचुरी वंश से प्रभावित होकर राय की उपाधि ये त्याग कर और कर्ण की उपाधि स्वीकार कर लेते हैं। इसके खास बात है कि इनके शासन काल में बरवा की लड़ाई हुई थी जो भीमकर्ण और सरगुजा के चेरो वंश के बीच में हुआ था। और इसमें जो सरगुजा के रक्सेल वंश के राजा थे उनके बीच में हुआ था। इसमें ये विजित हुए भीमकर्ण। इसके बाद इन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाए और अपनी राजधानी इन्होंने चुटिया से खोखरा ले गए थे।
भीम कर्ण के बाद शिवदास कर्ण बने। शिवदास कर्ण की खास बात है कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किए, लेकिन 1401 ईस्वी में गुमला के जो घाघरा स्थान है वहाँ पर हापा मुनि का मंदिर है, इन्होंने ये निर्माण करवाया। इसके बाद ये प्रताप कर्ण बने। प्रताप कर्ण ये लोधी वंश के समकालीन थे। इनका कार्यकाल 1451 से 1469 ईस्वी माना जाता है। और ये तमाड़ के राजा जो थे इनको बंदी बना लिया था, लेकिन ये प्रताप इनका राजधानी जो खुखरागढ़ था प्रताप कर्ण का, प्रताप कर्ण को जो खुखरागढ़ राजधानी था वहीं पर तमाड़ के राजा ने इनको बंदी बना लिया। इन्होंने बागदेव सिंह के सहयोग से वहां पर छूट गए थे ये। इसके बाद छत्रकर्ण बनते हैं। छत्रकर्ण खास बात छत्रकर्ण की है कि इन्होंने कुराम्बे में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर को प्रभावित होकर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, महाप्रभु चैतन्य महोदय, ये जो संत हैं, उन ये मंदिर से प्रभावित होकर वहां पर दर्शन करने आए थे। इसके बाद छत्रकर्ण के बाद यदुनाथ शाह बनते हैं। इसने क्या किया है कि राजधानी दोईसा को बनाते हैं। और इसके बाद ये खास बात रहता है कि छत्रकर्ण कुराम्बे में बनाए थे। इसके बाद मधुकरण शाह बनते हैं। मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। मुगलों का अधीनता स्वीकार करने वाले रंजीत सिंह थे। और दुर्जन शाह, ये दुर्जन शाह समकालीन शासक था। ये हीरे का बहुत पारखी था। जैसा कि हम लोग ये बोलते हैं कि जितने भी मुगल आक्रमण किए थे, तो जो गुमला से शंख नदी निकलती है उसमें हीरे का बहुत मात्रा में निकास होता था, इसीलिए ज्यादा प्रभावित किया था। तो दुर्जन शाह ने हीरे का बहुत पारखी था। जहांगीर शाह ने इसको ग्वालियर में जाकर बंदी बना दिया था। आए के कहा जाता है कि एक हीरो को पारखी ये परख लिया था, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। या और ये नागवंश में सबसे मशहूर शासक है नीनाद शाह, जिन्होंने 1691 ईस्वी में जो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ रांची में जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया और हटिया बाजार को इन्होंने लगवाया। तो नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे था और अंतिम राजधानी राखूगढ़। ये बहुत खास है। और इसके बाद हम चलते हैं पलामू का रक्सेल वंश। रक्सेल वंश अपने आप को राजपूत वंश कहते हैं। बहुत खास नहीं है। तो ये कहा जाता है रक्सेल वंश के कि ये रोहतासगढ़ से आए हुए थे। अब आने के क्रम में ये दो भागों में बट गए थे और दो भागों में मिलकर इनको राजधानी बना ये पलामू का रक्सेल वंश का राजधानी देवगन कुंडेलवा है। इसके बाद खास चलेंगे हम लोग ये यहाँ पर ये चेरो वंश चलेंगे। चेरो वंश पलामू में बहुत प्रसिद्ध है। जो अभी भी हम लोग के यहाँ ये पलामू जिला में ये चेरो वंश जो राजा मेदनिया हैं, पलामू जिला में जो छठ के बाद एक दिन होता है वहाँ पर त्योहार और मेले भी लगते हैं। तो चेरो वंश के 1572 ईस्वी में स्थापना हुआ। इसके संस्थापक थे भागवत राय थे संस्थापक चेरो वंश के 1572 ईस्वी में। इसके बाद उन शासक बने अनंत राय ये जहांगीर के समकालीन शासक थे। अनंत राय के बाद सहबल राय बने। ये सहबल राय थे, ये मशहूर शासक नहीं थे, लेकिन इसके बाद प्रताप राय ये प्रतापी शासक बना। या ये प्रतापी शासक प्रताप राय को इसलिए बोला जाता है कि ये शाहजहां के समकालीन था। ये मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करता था और नहीं करना चाहता था। तो जब शाहजहां को पता चल गया कि लोग ये कुछ बेईमानी कर रहे हैं, तब यहाँ पर के ये सेनापति शाइस्ता खां को नियुक्त किया और शाइस्ता खां ने यहाँ पर आया। और 26 जनवरी 1642 ईस्वी को शाइस्ता खां और प्रताप राय के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में ये चेरो राजवंश था पराजित हो जाते हैं। इसके बाद ये सहबल राय और प्रताप राय के बाद सबसे जो मशहूर शासक हैं वो बने मेदिनी राय। चेरो वंश के सबसे मशहूर शासक हैं। ये अपने समृद्धिशाली राज्य के लिए जाने जाते हैं और इनको कहा जाता है, इनके कार्यकाल में कृषि के स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि किदंती के आधार पर कहा जाता है कि अपने पलामू वंश में इनको एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, राजा मेदनिया कहे घर घर बाजे मुल्हनिया। ये इनका एक समृद्धि एक पहचान था कि हमारे राज्य में भी कोई अछूता नहीं रहे, सबको समृद्धशाली रहे, सबको अच्छे से जीवन यापन करे, सबके यहाँ दूध घी हो। तो सबसे मशहूर शासक मेदिनी राय थी। ये औरंगजेब के समकालीन शासक थे। इसके बाद मेदिनी राय के बाद बने रुद्र राय बने, दिगपाल बने, साहेब राय बने और रंजीत राय के काल में कहा जाता है कि रंजीत राय एक अच्छे शासक थे। इनको हत्या करके जयकृष्ण सिंह ने ये शासक बना और जयकृष्ण सिंह ने मुगलों को 5000 रुपया वार्षिक सालाना कर टैक्स देना शुरू कर दिया।
अब 1772 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर आक्रमण करना शुरू करता है। जयकृष्ण एवं थॉमस स्कॉट के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं और पेलविन की हत्या हो जाती है और 1773-74 में पूर्ण रूप से पलामू अंग्रेजों का अधीनस्थ आ जाता है। अब हम चलते हैं कि सिंहभूम का सिंह वंश। जैसा कि कहा जाता है कि हो जनजाति में सिंहबोंगा के नाम पर यह सिंह वंश का स्थापना किया गया था और इसकी जानकारी हमें मिलती है वंश प्रभा के लेखन अनुसार। कहा जाता है कि वंश प्रभा के लेखन अनुसार प्रथम एवं द्वितीय इसमें बंटवारा हो गया। प्रथम शाखा एवं द्वितीय शाखा में प्रथम शाखा के संस्थापक काशीनाथ हुए और दूसरे शाखा के दर्पनाथ सिंह हुए। दूसरे के सबसे मशहूर शासक थे काशीराम। इनका बहुत खासियत नहीं है, इनकी राजधानी पोराहाट में थी। इसके बाद हम छोटे छोटे राजवंशों में चलते हैं। जैसे मानभूम, आधुनिक हम धनबाद बोलते हैं। धनबाद में मानभूम में मानवंश का शासन था। आइए 8वीं शताब्दी में दूध पानी शिलालेख जो हजारीबाग में है उससे जानकारी मिलती है कि मानभूम में मानवंश की शासन था। 14वीं शताब्दी में कवि गंगाधर महोदय के गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से पता चलता है कि ये मानभूम का शासक मानवंश था। विशेष रूप से यही है। अब रामगढ़ की चर्चा करते हैं तो रामगढ़ अपने आप में छोटा राज्य था। रामगढ़ की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। इनकी प्रथम राजधानी रामगढ़ की सिसिया थी और अंतिम राजधानी पदमा में थी। और 26 जनवरी 1955 ईस्वी में बिहार भूमि राजस्व भूमि राज्य पुनर्अधिनियम बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत ये धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया और रामगढ़ को एक भाग मान लिया गया। इसके बाद ढालभूम चलते हैं जो आधुनिक रूप से हम लोग सिंहभूम बोलते हैं। ढालभूम में ढालवंश थे, बहुत खासियत नहीं है, केवल यहाँ नर बलि प्रथा के लिए यह सिंहभूम क्षेत्र जाना जाता था। खड़गडीहा को आधुनिक रूप में हम हजारीबाग और गिरिडीह के रूप में जानते हैं। खड़गडीहा के ये 15वीं सदी में हंसराजदेव महोदय ने इनको इस वंश का स्थापना किया था। ये दक्षिण भारत के निवासी थे और ये भारत में आए हुए थे और झारखंड में खड़गडीहा में 15वीं सदी में हंसराजदेव ने इस वंश का स्थापना किया था। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।